दोस्तों, ये कहानी है भारत के केरला की उस नर्स की कि जिसको त्यों के यमन देश ने मौत की सजा सुनाई है और जिस सजा ने अब भारत और यमन दोनों ही देशों के अंदर काफी हंगामा मचा रखा है। अगर बहुत जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो बिल्कुल मुमकिन है कि जैसा कि यमन में हमेशा से होता आया है, मतलब कि पीठ या फिर सर वगैरह पर गोली मारकर इनको मौत की सजा दे दी जाएगी। मगर सवाल यही है कि केरला की एक आम सी दिखने वाली इस नर्स का ऐसा भी क्या बड़ा गुनाह है और यमन से ऐसी भी क्या दुश्मनी है कि हूदियों का वो यमन कि जो ऑलरेडी इतनी बड़ी सिविल वॉर झेल रहा था और अभी भी फिलिस्तीन की खातिर इजराइल जैसी बड़ी ताकत से जंग में उलझा हुआ है, वो इन तमाम चीजों के बीच में इस आम सी नर्स को मौत की सजा देने जा रहा है। और क्या वजह है कि इस मामले की वजह से भारत और यमन में तो जो गदर था वो तो था, अब इसमें ईरान की भी एंट्री हो चुकी है। तो चलिए चंद मिनट्स के अंदर अपने इन सारे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, हमारी इस कहानी का आगाज होता है 1989 से कि जब केरला के एक गरीब से घर में एक लड़की की पैदाइश हुई जिसका नाम था निमिष प्रिया। अब क्योंकि निमिष का जन्म ही एक गरीब फैमिली में हुआ था तो बड़े होते होते बहुत जल्द ही इनको यह समझ में आ चुका था कि इनको न सिर्फ ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है बल्कि जल्द से जल्द भी कमाना है। इसीलिए इन्होंने नर्स बनने का फैसला किया। और जैसा कि हम जानते हैं कि साउथ इंडियन स्टेट्स में जो गर्ल्स होती हैं, खास तौर से जो नर्सेस लैब्स जाती आई हैं, इसी ट्रेंड को ही फॉलो करते हुए 2008 में निमिष ने भी यमन जाने का फैसला किया और यमन के शहर सना का जो एक सरकारी हॉस्पिटल था उसमें काम करना शुरू कर दिया। निमेशा ने 2008 से लेकर 2014 तक यानी कि लगभग 6 साल तक लगातार इस हॉस्पिटल में एज अ नर्स काम भी किया। मगर क्योंकि निमेशा ने तो बड़े ख्वाब देखे थे तो इसीलिए अब निमेशा ने यह फैसला किया कि वो क्यों ना यमन के अंदर अपना खुद का क्लिनिक खोलें। इस क्लिनिक को खोलने के लिए उनके जो हस्बैंड थे वो भी उनकी मदद कर रहे थे। मतलब कि मैनली जो फाइनेंशियली एक्सप्रेस, अगर किसी भी बाहरी इंसान को यमन के अंदर कोई बिजनेस वगैरह शुरू करना है तो कानून ये कहता है कि उस बाहरी इंसान के साथ एक ऐसा पार्टनर होना जरूरी है उस बिजनेस के अंदर कि जो यमन का ही शहरी हो, मतलब कि लोकल बंदा हो। तो इसीलिए अब अगर निमेशा को भी अपना खुद का क्लिनिक खोलना था तो जाहिर सी बात है यमन का एक लोकल बंदा एज अ पार्टनर जरूर चाहिए था। निमिष ने अपनी तलाश शुरू की और इसी तलाश के दौरान ही निमेशा की मुलाकात होती है एक यमनी आदमी से जिसका नाम था तलाल अब्दू मेहंदी। ये दरअसल वो यमनी सिटीजन था कि जो खुद भी एक अच्छा खासा व्यापारी था, मतलब इसका टेक्सटाइल का काम था। फाइनली 2015 में जाकर निमेशा अपने मकसद में कामयाब हुई और ऑलमान मेडिकल क्लिनिक की शुरुआत की। इस क्लिनिक के डॉक्यूमेंट में यही शो किया गया कि यह जो तलाल अब्दूज का बिजनेस पार्टनर है। फिलहाल क्लिनिक खुल चुका था। निमेशा के लिए भी अब सब कुछ सेट था और चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी थीं। मगर इसी बीच ही यमन के अंदर एक बड़ सिविल वॉर का आगाज हो जाता है। वही सिविल वॉर की जिसके बारे में आप अक्सर सुनते रहते हैं, जो यमन के हूदियों और उस गवर्नमेंट के बीच शुरू हुई कि जिनको सऊदी अरबिया बैक करता है। यमन के अंदर जब ये खतरनाक सिविल वॉर शुरू हो गई, वहां का सिस्टम पूरा तितर बितर हो गया। तो खुद निमेशा के वर्जन के मुताबिक, मतलब जो कहानी निमेशा ने अपनी जबानी सुनाई है उसके मुताबिक, तलाल अब्दू ने अब मौके का फायदा उठाने की कोशिश की और निमेशा को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। निमेशा से तलाल अब्दू ने पैसे मांगने शुरू कर दिए। निमिष के जो डॉक्यूमेंट थे और मैनली पासपोर्ट वगैरह भी सब अपने पास रख लिया था। इवन कई बार तो तलाल अब्दू निमेशा को अपनी सेकंड वाइफ के तौर पर भी प्रेजेंट कर दिया करता था। बावजूद इसके कि जैसा कि हम जानते हैं कि निमिष की शादी तो ऑलरेडी एक इंडियन इंसान से हो चुकी थी। जब यमन में सिविल वॉर शुरू हुई थी तो इंडियन गवर्नमेंट ने ज्यादातर इंडियंस को बाहर भी निकाला था। उसी दौर में ही निमिष के हस्बैंड और उनका बच्चा भी इंडिया वापस आ गया था, मगर निमिष नहीं आई थी। और उसके पीछे आज रीजन यही दिया जाता है कि डॉक्यूमेंट वगैरह ना होने की वजह से अब निमेशा बुरी तरीके से तलाल अब्दू के जाल में फंस चुकी थी। फिर 2016 में निमेशा ने पुलिस से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, मगर जैसा कि मैंने आपको बताया कि यमन तो सिविल वॉर से जूझ रहा था। यमन के तो कई टुकड़े हो चुके थे, तो ऐसे माहौल में क्या ही सिस्टम काम कर रहा होगा और क्या ही पुलिस ऐसे छोटे बड़े केसेस पर ध्यान दे रही होगी।
नतीजा यह हुआ कि ना तो निमेशा को कोई मदद मिली, ऊपर से जो तलाल अब्दू था उसका भी हौसला बढ़ गया कि ऐसे माहौल में जो चाहे वो कर सकता है। वक्त गुजरा और फिर साल आ गया 2017 का कि जब निमेशा ने एक बड़ा कदम उठाया। निमेशा प्रिया की जो लंबे वक्त से ही अब यमन से भागकर इंडिया आने की कोशिश कर रही थी, मगर डॉक्यूमेंट की वजह से नहीं आ पा रही थी। उसने अब एक केमिकल कि जिसका नाम केटामाइन होता है, उसका इस्तेमाल किया। अब खुद निमेशा की कहानी के मुताबिक तो उसने यह सिर्फ इसलिए किया था ताकि तलाल अब्दूज हो जाएगा तो वो वहां से अपने डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर भाग निकलेगी। लेकिन इस केमिकल की क्वांटिटी ज्यादा हो जाने की वजह से, मतलब ओवरडोज हो जाने की वजह से, तलाल अब्दू की मौत ही हो गई। रिपोर्ट्स बताती हैं कि मौत से घबराई हुई निमेशा प्रिया ने सबूत भी मिटाने की कोशिश की थी और यह जो तलाल अब्दू था, इसकी बॉडी को एक वाटर टैंक में डिस्पोज कर दिया था। बाद में वहां से भागने की भी कोशिश की, मगर अगस्त 2017 में यमन और सऊदी अरबिया के बॉर्डर के करीब में ही निमिश को गिरफ्तार कर लिया गया। 2018 में ट्रायल हुआ और जाहिर सी बात है निमी निशा बाहर की थी। इसके ऊपर यह इल्जाम लगा कि एक बाहरी शहरी ने यमन के एक शहरी का कत्ल किया है। सबूत भी सारे निमेशा प्रिया के खिलाफ ही थे, तो जाहिर सी बात है यह मर्डर आसानी के साथ प्रूफ भी हो गया। मर्डर प्रूफ हो जाने के बाद कानून के तहत अब निमेशा प्रिया को भी मौत की सजा सुना दी गई और उसके बाद से ही, मतलब 2018 से लेकर अब तक, निमेशा प्रिया यमन की जेल में ही बंद है। लेकिन आप कहेंगे कि इतने लंबे वक्त के बाद अचानक से मैं आप लोगों को ये कहानी क्यों सुना रहा हूं, और मैं ही क्या बल्कि पूरे मीडिया पर भी ये टॉपिक अचानक से आजकल इतना ज्यादा क्यों छाया हुआ है। तो दोस्तों, उसकी मेन वजह यह है कि जो यमन के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी रिसेंटली इस मौत की सजा को अप्रूव कर दिया है, मतलब कि मोहर लगा दी है, जिससे अब यह लगता है कि निमेशा प्रिया की मौत की सजा टल लगभग नामुमकिन होता जा रहा है। इंडियन गवर्नमेंट ने भी अपनी कोशिशें पूरी तरीके से शुरू कर दी हैं और इंडियन गवर्नमेंट की यह कोशिश है कि किसी तरीके से निमिश प्रिया की मौत की सजा को टलवार इंडिया लाया जाए और इनकी जो भी कानून के मुताबिक सजा बनती है, मतलब कि उम्र कैद या कुछ सालों की सजा, वो सब इंडिया में करवाई जाए। और इंडियन गवर्नमेंट अपनी इस कोशिश के पीछे तर्क यह दे रही है कि निमिश प्रिया का जो पूरा ट्रायल हुआ था, जो यमन में सुनवाई हुई थी, वो फेयर नहीं थी। और फेयर ना होने की मेन वजह यह थी कि क्योंकि वो सब कुछ अरेबिक में हुआ था। निमेशा प्रिया को खुद तो अरबिक आती नहीं है, उनके अपने लोग भी वहां पर ज्यादा नहीं थे, तो कई बार तो उनको पता भी नहीं चलता था कि उनके खिलाफ कोर्ट के अंदर कौन सी दलीलें पेश की जा रही हैं, क्या क्या बात की जा रही है, क्या इल्जाम लगाए जा रहे हैं और उनका निमिश ब्याह को जवाब क्या देना है। अब इंडियन गवर्नमेंट अपनी इस कोशिश में कामयाब होगी या नहीं, यह तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि हालात तो कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब तो यमन के प्रेसिडेंट भी मंजूरी दे चुके हैं। हालांकि कानूनी तौर पर यहां पर एक रास्ता यह भी बचा हुआ है कि अगर तलाल अब्दू की फैमिली और जो निमेशा प्रिया है उसकी फैमिली के बीच डील हो जाए और अगर वह एक रकम के बदले में निमेशा प्रिया को माफी दे दें, तो जाहिर सी बात है कोर्ट से भी निमेशा प्रिया को माफी ही मिल जाएगी। यहां पर गौर करने वाली बात यह भी है कि पिछले 1-2 दिन से अब ईरान भी इस मामले में एक्टिव नजर आ रहा है। बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स अभी यह कवर कर रहे हैं कि ईरान ने यह बयान दिया है कि मानवीय आधार पर, मतलब कि इंसानियत के नाते हम जो कुछ भी कर सकते हैं करने को तैयार हैं। ईरान का यह बयान बहुत ज्यादा अहम और ख़ास इसलिए भी है क्योंकि जो यमन के होती हैं, जो अंसारुल्लाह ग्रुप है, उनकी वजह से यमन के अंदर ईरान का इन्फ्लुएंस काफ़ी स्ट्रांग है। इसीलिए अगर ईरान वाकई चाहेगा तो बहुत कुछ हो भी सकता है। फिलहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं।